हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सनी सर के एक नए क्लास में। रात के 12 बज रहे हैं, मुंह पे पानी मार के जो है तोहनी के पढ़ा रहे हैं। जानता है सब काहे कि मैट्रिक में आपकी दिखा देना है कि 90% कैसे आता है। सनी सर के तनी नाम खिला देना है कि नहीं। तो आज जो टॉपिक्स है वो साइंस से रिलेटेड है। हमारे एगो ऑफलाइन क्लास में एगो स्टूडेंट है, भाई के तरह है, उहे कहा है कि देखा ने बायोलॉजी तनी हमारा हार्ड लगता, समझ में आवत ने बा। तो अब ओकरे बतावेला जो है वीडियो बनाए पड़ गया है, जिससे जो है आप सभी का फिर भला हम करने आ गए हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम जीव विज्ञान के लगभग 35 ऐसे प्रश्नों को गेस किए हैं। शॉर्ट क्वेश्चंस हैं जिन्हें लघुत्तरीय प्रश्न बोला जाता है। इन 35 प्रश्नों में से ही किन्हीं 8 प्रश्न जो है आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे और 8 गो में से 4 गो के बना के आवेला है। तो ये वीडियो देखते देखते जो है जीव विज्ञान आपको याद हो जाएगा। यानी कि एगो स्क्रीनशॉट लीजिए, इस वीडियो का स्क्रीनशॉट लीजिए। स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे तो इन प्रश्नों को अब आप रख लीजिए, क्योंकि ये वीडियो देखेंगे और इन सभी प्रश्नों को जो है आपके दिमाग में हम फिट करवाने वाले हैं और ये फिट हो ही जाएंगे। और ऐसे बताएं भी तो हैं उसी तरह जैसे कि हम लोग अपने अनुसार यानी अपनी भाषाओं में इसको कैसे याद करेंगे। तो चलिए अब आते हैं याद करने पे। तो पहला है लसिका क्या है, इसके कार्यों का वर्णन करें। सबसे पहला प्रश्न कि लसिका क्या है, इसके कार्यों का वर्णन करें। तो लसिका जो है क्या होता है, जब खून का संचरण यानी कि खून का प्रवाह, जब रक्त का प्रवाह हमारी कोशिकाओं में होते रहता है तो रक्त में कुछ बेकार पदार्थ यानी बेकार रस रहता है। उसी रस को छान कर कोशिका अलग कर देता है, जिसे लसिका कहते हैं। यानी कि रक्त का परिवहन जब हमारे शरीर में होता है तो कुछ बेकार रक्त होते हैं जिसे छान कर कोशिका अलग कर देता है, जिसे लसिका कहते हैं। लसिका समझ गए। तो अब प्रश्न है कि लसिका के काम क्या हैं। तो लसिका का यह काम है कि वो हमारे खून में विषैले पदार्थ को मिलने से रोकता है। समझ रहे हैं। लसिका का काम है कि वो हमारे खून में विषैला पदार्थ यानी कि जौहर लेखा कोई पदार्थ हमारे खून में नहीं मिले, उसी को लसिका जो है रोकने का काम करता है। कितना आसान था कि लसिका जो है खून में उपस्थित वैसे पदार्थ हैं जो कोशिकाओं के माध्यम से अलग हो जाते हैं, और इसका कार्य है कि खून में बेकार पदार्थ यानी विषैला पदार्थ जाकर नहीं मिले, यानी बेकार पदार्थ को खून में मिलने से रोकना ही लसिका का काम है। अब याद हो गया। नेक्स्ट है कि वाष्पोत्सर्जन एवं स्थानांतरण में अंतर लिखें। वाष्पोत्सर्जन अगर अलग अलग करल जाए तो वाष्प होगा और उत्सर्जन को मिलाकर वाष्पोत्सर्जन बना है। तो वाष्प काची से बनता है, पानी से बनता है। उत्सर्जन मतलब कि बाहर निकालना। तो वाष्प यानी कि पेड़ पौधों में जब पानी की मात्रा उसे भरपूर मिल जाती है तो पेड़ पौधा जो है अपने शरीर से वाष्प बनकर पानी को बाहर निकालता है। जैसे कि हमनियों के शरीर में पानी अधिक मात्रा में हो जाता है तब पसीना के रूप में बाहर निकलता है, मूत्र मार्ग से भी बाहर निकलता है कि नहीं। उसी प्रकार पेड़ पौधों में 99.5% जब पानी उपस्थित होता है यानी कि भरपूर मात्रा में पानी उसे मिल जाता है, तो वो पानी को अपने तनाव से, अपने पत्तियों से, अपने जड़ों के माध्यम से बाहर निकालता है, जिसे वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। अगर सिंपल भाषा में कहल जाए तो पेड़ पौधे पानी को अपने शरीर के अन्य भाग से बाहर निकालने की क्रिया को ही वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। अब स्थानांतरण क्या होता है। तो पेड़ पौधे पानी को जो है बाहर ना निकालकर पौधों के अन्य भाग में पहुंचा देते हैं उस पानी को, उसे ही स्थानांतरण कहते हैं। वाष्पोत्सर्जन यानी कि पेड़ पौधे
पेड़ पौधे जो अधिक पानी होता है उसको अपने शरीर से बाहर निकालना वाष्पोत्सर्जन कहलाता है, और पानी अधिक होना और उसको पेड़ पौधों के अनेक यानी अलग अलग पौधों के सतहों तक पहुंचाना ही स्थानांतरण कहलाता है। स्थानांतरण कहने का मतलब स्थान बदल लेता है, और वाष्पोत्सर्जन कहने का मतलब कि वाष्प बनकर ओकरा बाहर निकाल दिया जाता है। समझ गए। अब नेक्स्ट है कि लैंगिक जनन का क्या महत्व है। ये सबसे आसान प्रश्न है, लैंगिक जनन का क्या महत्व है। ये लैंगिक जनन पहले होता क्या है उसको समझते हैं। लैंगिक जनन कहने का मतलब कि नर और मादा मिलने से किसी एक नए जीव का जन्म होता है, उसे ही लैंगिक जनन कहते हैं। जैसे कि हम आए हैं पृथ्वी पर, तो अपने माता पिता के मिलने से ही आए हैं हम, है कि नहीं, तो उसे ही लैंगिक जनन कहते हैं। तो लैंगिक जनन का महत्व क्या है, तो लैंगिक जनन से जो है जनसंख्या में वृद्धि होती है। लैंगिक जनन का यही महत्व है कि लैंगिक जनन से जनसंख्या में वृद्धि होती है। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि हमारे आमाशय में अम्ल की भूमिका क्या है। यानी कि आमाशय मतलब क्या होता है, तो पेट होता है। तो हमारे आमाशय में अम्ल की भूमिका है कि आमाशय में अम्ल जो है भोजन को पचाता है, यानी पेट में जो अम्ल है वो भोजन को, जो हम लोग भोजन करते हैं उसे पचाता है। भोजन जो करा जो भोजन हम लोग करते हैं उसे जो है नरम बनाता है। समझ गए अम्ल का क्या काम है, तो अम्ल जो है भोजन को पचाता है, और दूसरा काम है कि जो अम्ल है भोजन को नरम बनाता है, मुलायम बनाता है। समझ गए। अब नेक्स्ट है कि तंत्रिका तंत्र का क्या कार्य है। तंत्रिका तंत्र का कार्य है कि हम जो दिन भर चीज को देखते हैं उसे याद करना। तंत्रिका तंत्र का कार्य कि जो हम लोग पढ़ते लिखते हैं उसे याद रखना, और शरीर की संतुलन यानी शरीर के अन्य अंगों का संतुलन बनाए रखना ही तंत्रिका तंत्र का कार्य है। तंत्रिका तंत्र का अगर उदाहरण पूछे तो मस्तिष्क बोल सकते हैं, मेरुरज्जिका बोल सकते हैं, और शरीर के अंग बोल सकते हैं। मेरुरज्ज, मस्तिष्क और शरीर के अंग भी बोल सकते हैं कि यही तंत्रिका तंत्र होते हैं। तंत्रिका तंत्र के कार्य पूछा है तो शरीर का संतुलन बनाए रखना, और दिन भर में जो भी हम पढ़े हैं उसको याद रखना, ये सब जो है तंत्रिका तंत्र के कार्य हैं। अब नेक्स्ट है कि द्विखंडन एवं बहुखंडन में अंतर बताएं। तो द्विखंडन, द्वि मतलब दो, और खंडन मतलब कि बंटवारा, और बहु मतलब बहुत सारा, और खंडन मतलब बंटवारा। तो द्विखंडन यानी कि एक जीव से किसी दूसरे जीव का निर्माण होता है। एक जीव से एक गो या दो गो जीव का निर्माण होगा उसे द्विखंडन कहेंगे, और एक जीव से बहुत सारे जीवों का निर्माण होगा उसे बहुखंडन कहेंगे। अब कोई पूछेगा कि द्विखंडन के उदाहरण बताइए, तो हमनी के कहा है द्विखंडन है, यानी कि माता पिता के मिलने से मेरा जो है जन्म हुआ है। तो द्विखंडन यानी कि माँ से जो है हम जन्म लिए हैं, तो एगो माँ से एक हम जन्म ले होंगे, है कि नहीं, एक बार में एक जन्म ले होंगे, यानी कि द्विखंडन है। बहुखंडन यानी एक ही बार में बहुत सारे लोगों का जन्म होना, जैसे कि मच्छर लोग जो है इतना एक के बार में बहुत सारा जो है जन्म देता है अपने बच्चे को, तो वे जो है बहुखंडन हो गए। समझ गए। यानी कि एक जीव से एक या दो जीव का निर्माण होना द्विखंडन कहलाता है, और एक जीव से बहुत सारे जीवों का निर्माण यानी कि जन्म होना बहुखंडन कहलाता है। अब ये समझ गए। तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन क्या है। ऑक्सी हीमोग्लोबिन तो ऑक्सीजन यानी कि फेफड़ा में उपस्थित ऑक्सीजन जो है रक्त के साथ मिलकर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। जो हम लोग ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं वो फेफड़ा में पहुंचता है, तो फेफड़ा में उपस्थित ऑक्सीजन जो है हमारे शरीर में उपस्थित खून के साथ मिलकर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है, और ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो है हमारे शरीर में, हमारे पूरे शरीर में ऑक्सीजन को पहुंचा देता है। समझ गए। ऑक्सी हीमोग्लोबिन क्या है, तो ऑक्सीजन और रक्त के मिलने से ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनता है, और ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो है हमारे शरीर के सभी अंगों में ऑक्सीजन को पहुंचा देता है।
समझ गए, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। अब नेक्स्ट है कि जाइलम और फ्लोएम में अंतर लिखें। अब यो कितना आसान है कि जाइलम और फ्लोएम में अंतर। तो जाइलम, ज से जाइलम और ज से जल, यानी कि पौधे का वह अंग, यानी कि जाइलम जो है एगो संवहनी ऊतक है। तो पौधे का वह अंग जो जल को पौधे के सभी सतहों में पहुंचाता है उसे जाइलम ऊतक कहते हैं, और यह जो है संवहनी ऊतक है कि नहीं। और फ्लोएम ऊतक, तब फ से फ्लोएम ऊतक, फ्लोएम और फ से फूड, यानी कि पौधे के भोजन को पौधे के सभी अंगों तक पहुंचाने वाले ऊतक को ही जो है फ्लोएम कहते हैं, है कि नहीं। यानी कि जल जो है पौधों के हर एक जल को जड़, तना, टहनी तहाँ तहाँ पहुंचाता है, तो कौन काम करता है, जाइलम करता है। और फ्लोएम का काम है कि जो प्रकाश संश्लेषण से भोजन बनता है, पौधे जो भोजन अपना बनाते हैं, वो सभी पौधों के अंगों में पहुंचाना जो है फ्लोएम का काम है। कितना आसान था। अब नेक्स्ट बात करेंगे कि रक्त के 2 कार्य लिखें। अब रक्त के 2 काम का है, बताइए। तो इहो बतावे वाला चीज़ है कि रक्त के 2 काम का है। तो रक्त के 2 काम का है, तो पहला काम शरीर के संतुलन को बनाए रखना। अब कहिएगा कि संतुलन कैसे बनेगा, तो 1 लीटर शरीर में खून कम हो जाएगा तो क्या होगा, एकदम कमजोरी होके लगता है कि नहीं। तो रक्त का काम है शरीर का संतुलन बनाए रखना। और एगो का काम है, तो एगो आप अपने से बताएंगे कमेंट बॉक्स में। अगर ये वीडियो देख रहे हैं तब तो आप बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। कितना तो 2 मिनट के वीडियो देख के या छोड़ देता है सब, तो याद ओकरा होगा, है कि नहीं। अब जो है श्वसन एवं दहन में अंतर लिखें। श्वसन और दहन में अंतर का लिखें। तो श्वसन जो है सजीवों में होता है पहला, और दहन जो है सजीवों में नहीं होता है। श्वसन जो है एक निश्चित ताप पर होता है। निश्चित ताप कहे का मतलब कि 25 डिग्री से 40 डिग्री सेल्सियस के बीच में ही श्वसन होता है। लेकिन दहन जो है उच्च टेम्परेचर पे होता है, 40 डिग्री से अधिक टेम्परेचर पे होता है कि नहीं। श्वसन जो है सजीवों में होता है। श्वसन एक जैविक प्रक्रिया है। श्वसन जो है एक निश्चित ताप पे होता है। लेकिन दहन जो है सजीवों में नहीं होता है। दहन जो है एक रासायनिक प्रक्रिया है, और दहन जो है उच्च ताप पर होता है। समझ गए। तो श्वसन और दहन में भी अंतर आसान था। अब नेक्स्ट है कि उत्सर्जन की परिभाषा दें, और उत्सर्जी पदार्थ केकरा कहते हैं। यही सब बतावे वाला है। हमारे शरीर से जो बेकार पदार्थ निकलता है, उसी प्रक्रिया को, वह प्रक्रिया जो हमारे शरीर से बेकार पदार्थों को निकालता है, उस प्रक्रिया को ही उत्सर्जन कहते हैं। यानी कि जो हम लोगों के मूत्र मार्ग से निकलता है, तो वो उत्सर्जन प्रक्रिया के द्वारा ही जो है पेशाब हम लोगों के मूत्र मार्ग के द्वारा बाहर निकलता है, और फिर जो है पैखाना, तो वो जो है उत्सर्जन प्रक्रिया के द्वारा ही होता है। ठीक है। अब उत्सर्जी पदार्थ क्या है। तो उत्सर्जन प्रक्रिया के द्वारा जो पदार्थ हमारे शरीर से बाहर निकलता है, वही पदार्थ जो है उत्सर्जी पदार्थ है। जैसे कि यूरिया, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब क्या है, उत्सर्जी पदार्थ है। ये सब हमनी के शरीर से बाहर ही निकलता है कि नहीं। यूरिया जो है मूत्र मार्ग में मूत्र के साथ निकलता है। ये सब पढ़े वाला है। इतना आसान आसान प्रश्न जो है का बताएं कि कितना आसान प्रश्न है। अब जंतुओं में रासायनिक समन्वय कैसे होता है। जंतुओं में रासायनिक समन्वय कैसे होता है, इतना आसान प्रश्न है कि क्या हम कहें। जंतुओं में रक्तों का जो है संवहन नलिकाओं द्वारा होता है। नलिकाओं द्वारा, ये तक किताबी परिभाषा है जो हमारा याद नहीं हुआ, तो आपको क्या याद होगा। तो जंतुओं में रासायनिक समन्वय जो है रक्त के माध्यम से होता है। बस इतने लिख के आना है कि जंतुओं में रासायनिक समन्वय जो है रक्त के माध्यम से होता है कि नहीं। कैसे पूछ लेता, तो रक्त के माध्यम से। अब नेक्स्ट क्वेश्चंस लेते हैं। तो नेक्स्ट है कि परितंत्र में अपघटकों की क्या भूमिका है। यानी परितंत्र में, परितंत्र कहे के मतलब कि पर्यावरण में अपघटकों की क्या भूमिका है। तो अपघटक किसे कहते हैं। तो अपघटक जिससे कुछ घटनाएं परिवहन में होते रहती है, पर्यावरण में होते रहती है। तो परितंत्र में जो मरे हुए जानवर होते हैं, उनसे जो है हमारा पर्यावरण प्रदूषित होता है।
तो इनकी भूमिका जो है अहम है, यानी कि अपघटकों के कारण ही, परितंत्र में अपघटकों के कारण ही पर्यावरण प्रदूषित होता है, हमारी मिट्टी जो है खराब होती है, जैसे कि सूक्ष्म जीव जो है मिट्टी के साथ क्रिया करके जो है मिट्टी को खराब कर देते हैं, जिससे उपजाऊ जमीन भी जो है अउपजाऊ हो जाती है कि नहीं। तो परितंत्र में अपघटकों की अहम भूमिका है कि हमारे पर्यावरण को प्रदूषित करता है। कैसे? तो मृत जीव जो हैं उनके शरीर से दुर्गंध निकलते रहता है, उनके शरीर को जो सूक्ष्म जीव खाते हैं उनसे जो है मिट्टी की बर्बादी होती है। तो ये सब जो है परितंत्र में अपघटकों की भूमिका है। आप समझ रहे हैं। नेक्स्ट है कि किण्वन क्या है, इसका समीकरण लिखें। अब किण्वनो हमारा बतावे पड़े तो समझिए कि हमनी के देहात के नहीं हैं, शहर के हैं। किण्वन कहे के मतलब कि किसी भी रासायनिक प्रक्रिया से किसी ठोस पदार्थ को द्रव्य में परिवर्तन कर देना ही किण्वन कहलाता है। जैसे कि दारू बनता है तो किण्वन प्रक्रिया के द्वारा ही बनता है। जैसे कि सूक्ष्म जीवों को, जैसे कि ईस्ट को मुआ के, जैसे दारू जो है एक्चुअल में एकदम खराब पदार्थों से बनता है, बैक्टीरिया से बनता है, फफूंदी से बनता है, अंगूर जो सरल रहता है ओकरे से दारू बनता है। तो ये किण्वन के प्रक्रिया के कारण ही होता है। तो किण्वन आखिर होता क्या है? तो किण्वन एक ऐसी प्रक्रिया है, एक ऐसी रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें सूक्ष्म जीवों तथा सड़े हुए पौधों से द्रव्य के रूप में बदला जाता है। जैसे कि एल्कोहल बनाना, दारू बनाना, ये सब जो है किण्वन की प्रक्रियाएं हैं। समझ गए। कहले था कि इसका समीकरण लिखें, तो वही जो है एक समीकरण हम देंगे कि अंगूर से जो है एल्कोहल बनाना, ये जो है किण्वन की प्रक्रिया है। अब नेक्स्ट है कि मधुमेह से आप क्या समझते हैं। मधुमेह से अगर बात करल जाए तो ये सब लोग जानता है, जेकरा हमनी के भाषा में चिनिया रोग कहल जाता है। मधुमेह यानी कि चिनिया रोग, जेकरा इंग्लिश में शुगर पेशेंट बोलल जाता है। तो मधुमेह होता क्या है? जब आपकी शरीर में अधिक शर्करा की मात्रा हो जाती है, शर्करा कहने का मतलब मीठा आप ज़्यादा खाते हैं, तो शर्करा जो है आपके शरीर में बहुत ज़्यादा हो जाता है, मीठापन जो है ज़्यादा हो जाता है, जिसके कारण आपके अंदर का इंसुलिन जो है बढ़ जाता है। इंसुलिन, तो आपके शरीर में जो है इंसुलिन बढ़ जाने के कारण मधुमेह रोग जो है आपको पकड़ लेता है। तो मधुमेह से हम यह समझते हैं कि हमारे शरीर में मीठा खाने से शर्करा की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे इंसुलिन जो है बढ़ जाता है और हमें मधुमेह हो जाता है। यही तो था कि मधुमेह, मीठा ज़्यादा खाने से हमारे शरीर में शर्करा की मात्रा बढ़ जाती है, इंसुलिन की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे मधुमेह रोग हो जाता है। अब यह प्रश्न पूछे वाला नहीं था, कहाँ हम बताएं। अब नेक्स्ट है कि 2 पादप हार्मोनों के नाम लिखें एवं एक कार्य लिखें। अब पादप हार्मोन का होता है, पादप मीन्स से समझिए कि पौधा होता है, ठीक है। तो पादप हार्मोन से 2 पादप हार्मोन्स में हम दोगों का नाम लेना चाहते हैं, एगो साइटोकाइनिन और एगो जिब्रेलिन्स। साइटोकाइनिन और जिब्रेलिन्स, अब ये दोनों का जो है एक एक कार्य लिखना है। तो जिब्रेलिन्स का क्या कार्य है? तो पेड़ के जड़ों तक जो है भोजन को पहुंचाना, पानी को पहुंचाना, ये जिब्रेलिन्स का कार्य नहीं है। जिब्रेलिन्स का कार्य है कि पौधों को अंकुरित करना, अंकुरित करने में मदद करना। यानी पौधे जब लगाते हैं हम लोग ज़मीन में, तो उसको में छोटा सा एगो जो है पहले टहनी निकलता है, अंकुरित होता है, तो वो जो है जिब्रेलिन्स के कारण ही होता है। और साइटोनिन के कारण जो है पौधे ग्रो कर पाते हैं, ठीक है। तो जिब्रेलिन्स और साइटोनिन जो हैं पादप हार्मोन, दोगों के नाम है जिब्रेलिन्स, साइटोकाइनिन। ये सब याद करे वाला है, ये कितना आसान प्रश्न है। ये नेक्स्ट है कि स्वयंपोषी एवं विषमपोषी में क्या अंतर है। जेकरा कहल जाता है स्वपोषी और विषमपोषी में क्या अंतर है। तो स्वपोषी यानी कि वैसे पोषी जीव जो अपना भोजन खुद बनाते हैं और खुद ग्रहण करते हैं, उसे स्वयंपोषी कहते हैं, स्वपोषी कहते हैं। जैसे कि पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा अपना भोजन खुद बनाते हैं और खुद ग्रहण करते हैं। वो कौन पेड़ पौधा थोड़ा सा मांगे आता है भोजन कि भोजन दो, तो उसे स्वयंपोषी कहते हैं, जो अपना भोजन खुद बनाते हैं और खुद ग्रहण करते हैं। और विषमपोषी यानी कि वैसे पोषी जीव
जो अपना भोजन खुद नहीं बनाकर किसी दूसरे जीवों पे डिपेंडेंट होते हैं उसे विषमपोषी कहते हैं। जैसे कि मनुष्य, जानवर। अब हमनी के है कि घरे खाना बनाएगी मम्मी तो हम लोग खाएंगे या नहीं तो नहीं खाएंगे, यानी दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। जैसे कि जंगल में जानवर भी जो है दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हैं, किसी जानवर को मार के ही खाएंगे, अपने से तब बनाएंगे नहीं। हाथ गोड़ दिले है भगवान, लेकिन बुद्धि नहीं दिले है जानवर के, है कि नहीं। अब जो है जैविक आवर्धन, ये जैविक आवर्धन से आप क्या समझते हैं? सबसे इम्पोर्टेंट हमें इसमें प्रश्न लगा, तनी मनी हार्ड लगा आप लोगों की दृष्टि से, तो ये जैविक आवर्धन ही हमें लगा कि आप लोगों को लगा होगा कि थोड़ा हार्ड है, लेकिन इतना आसान है जैविक आवर्धन कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। जैविक आवर्धन कहने का मतलब कि जब हम लोग भोजन ग्रहण करते हैं तो हम लोगों के शरीर में कुछ रासायनिक पदार्थ भी चला जाता है। जब हम लोग भोजन ग्रहण करते हैं तो हम लोगों के शरीर में रासायनिक पदार्थ चला जाता है। कैसे चला जाता है? तो जब भोजन खेत में लगल रहता है तो ओकरा में खाद उद छिटाता है, दवाई उवाई मराता है, तो वो सब जो है ओकरा में सटल रह जाता है, जिसके कारण हम लोग भोजन करते हैं तो हम लोगों के शरीर में जैबे करेगा। तो जब हम लोग भोजन करते हैं तो हम लोगों के शरीर में रासायनिक पदार्थ चला जाता है, और ये रासायनिक पदार्थ जो है उत्सर्जन के क्रिया के कारण बाहर नहीं निकल पाता है। बाहर नहीं निकलेगा, तब बाहर अब नहीं निकलता है तो हम लोगों के पेट में जो है दर्द होने लगता है। किसके कारण? जैविक आवर्धन के कारण। यानी कि जब हम लोग भोजन करते हैं और हम लोगों के शरीर में रासायनिक पदार्थ चला जाता है जो उत्सर्जन की क्रिया के कारण बाहर नहीं निकलता है, उस प्रक्रिया को ही, यानी कि उस क्रिया को ही जैविक आवर्धन का विकास हम लोग कहते हैं। यानी शरीर में रासायनिक पदार्थों की मात्रा में बढ़ोतरी ही जैविक आवर्धन का विकास कहलाता है, यानी जैव आवर्धन कहलाता है। समझ गए कितना आसान था कि हम लोगों के शरीर में रासायनिक वस्तुओं का बढ़ना ही का तो जैव आवर्धन कहलाता है कि नहीं। अब जो है धमनी और शिरा में अंतर लिखें, यो सब बतावे वाला क्वेश्चन नहीं है। धमनी और शिरा में अंतर लिखें। अब बताइए, धमनी उसे कहते हैं जिसमें फेफड़ा से रक्त जो है, फेफड़ा से ऑक्सीजन को जो है रक्त पूरी। फिर से एक बार धमनी के बारे में हम लोग जानेंगे कि धमनी जो है फेफड़ा से खून को सब दिशाओं में फैलाता है। फेफड़ा में से खून को जो है धमनी सब दिशाओं में फैलाता है, और शिरा जो है सब दिशाओं से रक्त को फेफड़ा तक पहुंचाता है। अंतर क्या है? तो धमनी का कार्य है कि फेफड़ा से खून को यानी रक्त को शरीर के सभी अंगों तक पहुंचाता है, और शिरा का काम का है कि रक्त को सभी अंगों से फेफड़ा तक पहुंचाना शिरा का काम है। तो अंतर है कि नहीं? ये सीधा धमनी सीधा काम करता है कि फेफड़ा से शरीर के सब अंग तक पहुंचाता है, तो शिरा जो है सब अंग से उठा के लिया के फेफड़ा तक रख देता है कि नहीं। अब धमनी शिरा में यही अंतर है। नेक्स्ट है कि पादप जल और खनिज का परिवहन कैसे होता है। पादप में जल और खनिज का परिवहन कैसे होता है, इहो बतावे वाला है। पादप मतलब पेड़ पौधा, तो पादप में जल और खनिज जो है कैसे उसमें जो है परिवहन, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता है। तो पादप में जल और खनिज का परिवहन जो है जड़, तना और पत्तियों के माध्यम से होता है। पत्ता, जड़, तना के माध्यम से पादप में जल और खनिज का स्थानांतरण होता है। हो गया। नेक्स्ट है कि मानव में लिंग निर्धारण कैसे होता है। ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो आप लोगों को जानना भी बहुत ज़रूरी है कि आखिर मानव में लिंग निर्धारण कैसे होता है, यानी कि लड़का लड़की जो है कैसे बनता है, कैसे उन लोगों का जन्म होता है, कैसे लड़का लड़की का जन्म होता है, तो उसके बारे में थोड़ा एक्सप्लेन हम करते हैं। हर एक जीव में जो है 23 जोड़ा गुणसूत्र पाया जाता है। कहे के मतलब कि एगो औरत में भी और एगो पुरुष में भी
23 जोड़ा गुणसूत्र पाया जाता है, लेकिन 22 जोड़ा जो गुणसूत्र रहता है वो अलैंगिक होता है। अलैंगिक कहने का मतलब उसका कोई काम नहीं होता है 22 जोड़ा का, लेकिन जो 23वां जोड़ा होता है उसी का मेन काम होता है। 23वां जोड़ा स्त्री में XX होती है और पुरुष में XY होता है। तो जब पुरुष और स्त्री एक साथ मिलते हैं तो ये 23वां जोड़ा XX और XY मिलकर मानव में लिंग का निर्धारण करते हैं। यानी XX मान स्त्री का जो है 23वां जोड़ा है और पुरुष का XY जो है 23वां जोड़ा है, और इन दोनों के मिलने से जो है बेटे और बेटी में लिंग का निर्धारण होता है कि ये अब जो है बच्ची जन्म लेगा या बच्चा जन्म लेगा। ये 23वां जोड़ा मानव के 23वें जोड़े के मिलने से होता है। अब हमारी बातों को आप समझ रहे होंगे कि मानव में लिंग का निर्धारण कैसे होता है। तो मानव में 23 जोड़ा गुणसूत्र होते हैं, तो 22 जोड़ा जो है अलिंगित होते हैं, यानी एक कोई काम नहीं होता है। लेकिन 23वां जोड़ा जो स्त्री में XX होती है और पुरुष में XY होता है, इन्हीं दोनों के मिलने से मानव में लिंग निर्धारण होता है। अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन, वायवीय एवं अवायवीय श्वसन में क्या अंतर है? वायवीय एवं अवायवीय श्वसन में क्या अंतर है? तो वायवीय श्वसन वायवीय श्वसन यानी कि वायु के अनुपस्थिति में, वायु बोलें या ऑक्सीजन बोलें, तो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जो क्रिया होती है उसे वायवीय श्वसन कहते हैं। और जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, यानी ऑक्सीजन उपस्थित नहीं रहता है, तो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जो श्वसन होता है उसे अवायवीय श्वसन कहते हैं। ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो श्वसन होता है उसे वायवीय श्वसन, और ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जो श्वसन होता है उसे अवायवीय श्वसन कहते हैं। अब ये जो है वायवीय श्वसन में होता क्या है? तो वायवीय श्वसन में ग्लूकोज जो है टूटकर ऑक्सीजन, वायवीय श्वसन में ग्लूकोज जो है टूटकर कार्बन डाइऑक्साइड और जल के रूप में सामने आता है। तो वहीं अवायवीय श्वसन में जो है ग्लूकोज कार्बन डाइऑक्साइड और एल्कोहल के रूप में सामने आता है। वायवीय श्वसन यानी कि जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है और इसमें ग्लूकोज जो है कार्बन डाइऑक्साइड और जल के रूप में टूटता है, और अवायवीय श्वसन जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है और इसमें ग्लूकोज जो है किसमें? तो कार्बन डाइऑक्साइड और एल्कोहल में टूटता है। अब समझ गए होंगे आप लोग कि क्या अंतर है इसमें। अब पोषी स्तर क्या है? एक आहार श्रृंखला का उदाहरण दीजिए। सबसे इम्पोर्टेंट इसको भी हम रखे हैं क्वेश्चंस में। पहला रखे थे जैव आवर्धन को, और दूसरा मानव लिंग को, और तीसरा जो है हम पोषी स्तर को रखना चाहते हैं इम्पोर्टेंट में। तो पोषी स्तर के बारे में थोड़ा समझते हैं। यानी उत्पादक और उपभोक्ता के बीच का एक स्तर होता है जिसे पोषी स्तर कहते हैं। उत्पादक कहने का मतलब कि बनाने वाला, और उपभोक्ता कहने का मतलब कि खाने वाला। तो खाने और बनाने वाले के बीच का एक स्तर होता है जेकरा कहल जाता है कि खाना जब तक हमारा काढ़ के नहीं मिलेगा तब तक हम लोग खा नहीं सकते हैं। तो वही जो है पोषी स्तर है। अब इसकी बातों को थोड़ा बायोलॉजी के माध्यम से समझते हैं। तो बायोलॉजी के माध्यम से जो है कि उत्पादक यानी कि जो चीज़ बनाता है और जो उसका उपयोग करता है उसके बीच के स्तर को पोषी कहते हैं। जैसे कि हम बात कर रहे हैं पोषी स्तर 4 प्रकार के होते हैं। पहला घास जो है एक पोषी स्तर है, और दूसरा जो है हिरण जो शाकाहारी पोषी स्तर है, और तीसरा शेर जो उच्च मांसाहारी पोषी स्तर है, और चौथा जो है बिल्ली कुत्ता ये सब जो है शाकाहारी और मांसाहारी पोषी स्तर हैं। घास, हिरण और शेर और उसके बाद कुत्ता बिल्ली, यानी कि ये सभी जो हैं पोषी स्तर हैं जो उत्पादक करता है और उपभोग करने के बीच का एक स्तर होता है जिसे पोषी स्तर कहते हैं। समझ गए? उत्पादक कर्ता और उपभोक्ता के बीच के स्तर को पोषी स्तर कहते हैं। बस इतने आपको लिख के आना है।
नेक्स्ट है कि जीवाश्म क्या है। जीवाश्म कितना आसान प्रश्न पूछ ले है कि जीवाश्म क्या है। जीवों के मरने से कई साल, यानी कि जीव जब मर गए और कई साल मिट्टी के अंदर दबे रहें तो उनके कारण जो बनता है नया पदार्थ, ओकरे तो जीवाश्म कहते हैं। जीवाश्म ईंधन भी होता है और एगो जीवाश्म भी होता है। तो जीवाश्म ईंधन यानी जीवों या पेड़ पौधों को कई सालों तक जमीन के अंदर दबे रहने से और उसके बाद खनन करने से जो निकलता है उसे ही जीवाश्म ईंधन कहते हैं। लेकिन जीवाश्म क्या है, तो प्राचीन काल में जो जीव थे उनका छाप पृथ्वी के सतहों पर मिलता है, उसे ही जीवाश्म कहते हैं। जीवाश्म ईंधन दूसर है बाबू। जीवाश्म ईंधन वो है कि जो जीव जंतु मर गया है और पेड़ पौधा सड़ गल के जो पृथ्वी में दब गया है और उसी को कई साल बाद जब हम लोग निकालते हैं तो चट्टान के रूप में, कोयला के रूप में, पेट्रोल के रूप में, डीजल के रूप में निकलता है, वो जीवाश्म ईंधन है। लेकिन जीवाश्म क्या है, तो प्राचीन काल में जो जंतुएं थी, जो जीव जंतु था, सूक्ष्म जीव, उसका छाप अगर कहीं भी खोदाई होता है और वहां पे मिलता है तो ओकरा जीवाश्म कहल जाता है। समझ गए। अब है मुकुलन क्या है। अब मुकुलनो कितना आसान प्रश्न है। तो अलैंगिक क्रिया के द्वारा, अलैंगिक बोल रहे हैं, अलैंगिक क्रिया के द्वारा जीवों का उत्पादन ही मुकुलन कहलाता है। अलैंगिक क्रिया के द्वारा जीवों का उत्पादन ही मुकुलन कहलाता है। अब अलैंगिक क्रिया क्या होता है, तो अलैंगिक क्रिया में नर और मादा मिलते नहीं हैं, फिर भी जो है बच्चों का जन्म होता है। यानी कि सिर्फ मादाएं ही होती है, पुरुष के साथ मिलती नहीं है, फिर भी जो है बच्चे का जन्म होता है। नर मादा तो समझ ही रहा होगा, स्त्री और पुरुष, है कि नहीं। तो मुकुलन समझ गए। अलैंगिक क्रिया के द्वारा जो जनन होता है उसी को मुकुलन कहते हैं हम लोग। नेक्स्ट है कि लैंगिक तथा अलैंगिक जनन में क्या अंतर है। तो लैंगिक में नर और मादा भाग लेते हैं, अलैंगिक में सिर्फ मादाएं भाग लेती है। लैंगिक में जो है एक दूसरे के मिलने से लैंगिक जन्म होता है, लेकिन अलैंगिक में जो है सिर्फ एक ही क्रिया होता है, किसी के मिलने से नहीं होता है कि नहीं। अब आप लोग समझदार हैं, लैंगिक अलैंगिक में अंतर लिख सकते हैं। HIV और एड्स का पूरा नाम लिखिए। HIV का फुल फॉर्म क्या होता है, तो ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस HIV का होता है। और एड्स का क्या होता है, तो ए से जो है एंटी, यानी कि एक्टिवायरेड। एड्स का जो है एक्टिवायरेट, ए से एक्टिवायरेड और डी से आई से इम्यूनो डिफिशियंसी और ए से वायरस। फिर से HIV का ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, H से ह्यूमन, D से डिफिशियंसी, इम्यूनो डिफिशियंसी I से और V से वायरस। और एड्स में तो A से जो है एक्टिवायरेड, I से इम्यूनो और D से डिफिशियंसी और S से सिंड्रोम जो है इसका फुल फॉर्म है। अब समझ गए। तो अब जो है परागकण किसे कहते हैं, तो परागकण किसे कहते हैं, तो पराग कोश से जो कण वर्तिकाग्र में चला जाता है उसी कण को परागकण कहते हैं। अभी पराग कोश कौन होता है, तो फूल देखे हैं, फूल में भी जो है नर और मादा होता है। तो नर को जो है पराग कोश कहा जाता है और मादा को वर्तिकाग्र कहा जाता है। तो जो कण पराग कोश से यानी कि नर भाग से मादा भाग में यानी वर्तिकाग्र में चला जाता है उसी कण को परागकण कहते हैं। यानी कि फूलों के नर भाग से फूलों के मादा भाग में जो कण जाता है उसी को परागकण कहते हैं। अब इतना समझ गए। तो 2-3 गो क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, बहुत ही आसान प्रश्न है कि प्रकाश संश्लेषण क्या है, इसको आपको बनाना है। गर्भ निरोधक गोलियां क्या है। गर्भ निरोधक यानी कि बच्चे को रोकने के लिए जो है एक प्रकार की गोलियां आती है जिससे जो है महिलाओं को फायदा होता है। जैसे फायदा कहने का मतलब कि
बच्चे के रोकथाम के लिए गर्भ निरोधक गोलियां होती है। जल का संरक्षण क्यों जरूरी है, यानी कि जल को हमें बचाना क्यों चाहिए। तो इन तीनों प्रश्न का उत्तर जो है आप अपने कॉपी में लिखेंगे, कमेंट बॉक्स में जो है आप हमें बताएंगे। और इन प्रश्नों का आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, तो इसका जो है सॉल्यूशन भी हम बता दिए। तो इसको जो है आप कॉपी में सॉल्यूशन करेंगे, आप हमें इंस्टाग्राम पे डीएम करेंगे और आप जो है हमें दिखाएंगे कि क्या ये सही है या गलत है। और ये वीडियोस जो है आपको अच्छा लगा तो शेयर ज़रूर करें। हम फिर से एक बार कह रहे हैं कि शेयर सिर्फ करना है, आप सब्सक्राइब करें या ना करें, शेयर करें, क्योंकि उन लोगों तक हमें पहुंचना है जिन्हें पढ़ने की सुविधा नहीं है और जो कम समय में पढ़कर ज़्यादा स्कोर करना चाहते हैं मैट्रिक में। उन लोगों तक ये शेयर करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उन लोगों का जो है भलाई हो जाएगा, आपके माध्यम से होना चाहिए, है कि नहीं। शिक्षा का विस्तार करना ही हम लोगों का लक्ष्य है। शिक्षा बांटने से ही शिक्षा का जो है विकास होता है। आप जितना ज़्यादा शिक्षा का बांटेंगे उतना ही ज़्यादा शिक्षा का विकास होगा। इसीलिए तो हम आप लोगों के बीच में शिक्षा का बंटवारा कर रहे हैं, है कि नहीं। तो यहाँ तक देखें वीडियो तो शेयर करें, और नए हैं तो कुछ नहीं कहेंगे, आप जो मन करे जो कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।